हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। मैं आपको साइंस में क्लास 9th का चैप्टर पढ़ा रही हूँ जिसका नाम है द सेल, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। मैंने आपको इससे पहले सेल क्या होती है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट सेल क्या होती हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है सेल की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जैसे दो मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, उनके बारे में आपको बताया है। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो आप मेरी वो वीडियो, पहले वाली वीडियो देखिएगा, तब ये वाली वीडियो देखिएगा। उसके बाद में आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर हम किसी सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो उसमें हमें साइटोप्लाज्म मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्या मिलता है, हमको साइटोप्लाज्म मिलेगा और उसके अलावा हमें मिलता है न्यूक्लियस मिलता है और हमें सेल ऑर्गन मिलते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताएंगे। तो पहले हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म क्या होता है, आपको किसी भी सेल का जो लिक्विड सब्सटेंस होता है वो क्या कहलाता है, आपका साइटोप्लाज्म कहलाता है। जितने भी सेल ऑर्गन होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो साइटोप्लाज्म में हमारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गन आर प्रेजेंट। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है वो क्या करता है कि सेल में कोई भी जो एक्सटर्नल शॉक होता है, यानी कि बाहर से जो भी प्रेशर पड़ता है उसको ये क्या करता है, एक्सटर्नल शॉक से प्रिवेंट करता है सेल को। क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस क्या होता है हमारा, पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो न्यूक्लियस में हमारा इस तरीके से डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस हमारी। मैं रफली डायग्राम बना रही हूँ आपको समझाने के लिए, आप नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएंगे। क्लियर। तो ये हमारी क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन। इसके अलावा ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियर पोर होते हैं। इसके जो अंदर लिक्विड सब्सटेंस भरा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अलावा इसके अंदर होता है हमारा एक डेंस स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। इसके अलावा इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल रहता है जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। इसको दोबारा से लिख देते हैं। ये क्या होता है हमारा क्रोमोसोम। ये पूरा हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन मैंने आपको बताई ये न्यूक्लियर होगी, अंदर लिक्विड सब्सटेंस न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। अब ये न्यूक्लियर पोर होते हैं, फिर क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियोलस होता है। अब इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, देखो आउटर मेम्ब्रेन क्या करती है, आउटर मेम्ब्रेन लाइक अ प्रोटेक्शन का काम करती है न्यूक्लियस की। इसके अलावा जो न्यूक्लियोलस होता है एक डेंस, काफ़ी हम कह सकते हैं घनी स्ट्रक्चर होती है, जो क्या करती है, जो राइबोसोम है, राइबोसोम की जो अभी मैं आपको आगे वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी, राइबोसोम की तो जो दोनों सब यूनिट्स होती है 70S और 80S, उसको बनाने में किसका रोल होता है, न्यूक्लियोलस का। तो ये उसका फॉर्मेशन करती है और फॉर्मेशन करने के बाद जो भी न्यूक्लियर पोर के माध्यम से वो हमारा कहाँ जाता है, आउटसाइड द सेल। इसके अलावा हमारा जो इसमें जेनेटिक मटेरियल रहता है क्रोमोसोम, स्टार्टिंग में ये रहता है क्रोमोटिन फॉर्म में, यानी कि जब सेल में डिवीज़न नहीं होना होता, या हम कह सकते हैं बिफोर द सेल डिवीज़न। लेकिन जब सेल को डिवाइड करना होता है तो ये क्रोमेटिन क्या होते हैं, ये हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमोसोम में। तो इसको हम लिख सकते हैं
एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न। तो क्रोमेटिन हमारा इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जबकि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और थोड़ी सी कैसी होती है, डेंस होती है, और कहाँ होती है, न्यूक्लियस के अंदर। जब ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट होती है तो ये इस तरीके से जो है क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है डबल स्ट्रैंड में। तो क्रोमेटिन हमारा कब कन्वर्ट होता है, क्रोमोसोम में एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न। और यही हमारा क्या होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, डीएनए, जो कि हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल। तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा, क्लियर। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाता है। और जब भी कोई सेल डिवाइड होगी, सपोज कीजिए ये कोई सेल है और ये इसके अंदर क्या है, ये इस सेल का न्यूक्लियस है। तो जब ये सेल डिवाइड होगी और डिवाइड होके इसने क्या बनाया, कोई न्यू सेल बनाई, तो इसका न्यूक्लियस भी क्या होगा, वो डिवाइड होता है। न्यूक्लियस भी क्या होगा, इसका डिवाइड होगा। और इस तरीके से जब ये दो सेल बनी तो दोनों सेल में अपना अलग अलग इंडिविजुअल न्यूक्लियस होगा। तो ये इसको हम बोलते हैं पेरेंट सेल, और इसको हम बोलते हैं डॉटर सेल, यानी कि जिससे दोनों सेल बन रही हैं वो डॉटर सेल होती है, और जो बना रही है उसको पेरेंट सेल बोलते हैं। तो कहने का मीन्स ये है कि इसके पेरेंट सेल के जो भी कैरेक्टर होंगे वो बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए की हेल्प से दोनों डॉटर सेल में ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहला फंक्शन तो यही होता है कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, क्योंकि इसके अंदर डीएनए होता है, तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। दूसरा इसका होता है कि जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब किसके कंट्रोल से होती हैं, ऑल सेलुलर एक्टिविटीज़ कंट्रोल बाय न्यूक्लियस। तो इसलिए हम न्यूक्लियस को क्या कह सकते हैं कि ये सेल का क्या होता है, कंट्रोलर होता है। लाइक जिस तरीके से कोई बस में ड्राइवर होता है, या आप कह सकते हो किसी ट्रेन में लोको पायलट होता है, जिसका पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होगा, लोको पायलट के हाथ में, और बस का ड्राइवर के हाथ में होता है। उसी तरीके से पूरी सेल का जो कंट्रोल है, जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं वो किसके हेल्प से होती है, या उसका कंट्रोलर कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ये हमने समझा न्यूक्लियस के बारे में। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो सेल ऑर्गन होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बारे में। ओके, थैंक यू।